back. My name is CS Shantanu Bhandaria. Welcome you all to the subject which is called as governance, risk management, compliance and ethics. And as you all know, we have already gone through the introduction of this particular subject, and today we're going to start with the chapter number 1. आज chapter 1 से हम start करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं जो subject है ये, this is module 1 and obviously paper number 1. इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके अंदर सारा जो मॉड्यूल आपका ICSI की तरफ से इशू किया गया, इंक्लूडिंग एनी अमेंडमेंट्स, आज तो नहीं है बट इंक्लूडिंग एनी अमेंडमेंट्स अगर कुछ आएंगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे. So we're gonna start with the first chapter which is called as the conceptual framework of corporate governance. हमेशा की तरह इससे पहले हम बहुत डिटेल में जाएं, we'll just go on to the brief of the chapter and thereafter we'll start with the chapter accordingly. So देखिए जब इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं तो दिस चैप्टर जनरली टॉक्स अबाउट कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या. अब जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आती है, जो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप देखिए दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस. यानी कॉर्पोरेट मीन्स इन बेसिक मीन्स अ कंपनी एंड गवर्नेंस मीन्स द वे हाउ द कंपनी शुड बी रेगुलेटेड. यानी जब हम ये कहते हैं कि कंपनी किस तरीके से क्या काम करेगी, कैसे कंपनी ये विश्वास दिलाएगी अपने इन्वेस्टर्स को, सो कॉल्ड शेयर होल्डर्स को, कि उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा, कैसे कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करेगी, कितने समय के अंदर कंप्लाई करेगी, कौन देखेगा, कौन मॉनिटर करेगा कि कंपनी ये सब कुछ सही समय पे कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारी की सारी चीजें जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट बनती है. जैसे कि आप जानते हैं जब हम ऐसी कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं, इट इज जस्ट द फैक्ट कि हर सोसाइटी या आप कह दीजिए हर इंस्टीट्यूट विच इज, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से एक डेफिनेशन बताई कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिंपल वर्ड्स में अगर बात करी जाए तो क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में याद दिलाया था कि ये सब कुछ जो हुआ है जनरली एक कैडबरी कमेटी है जिसका नाम यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो कैडबरी कमेटी के आने से क्या हुआ जो यूनाइटेड किंगडम में आई, और उसके बारे में हमने थोड़ा यहाँ पे और डिटेल तरीके से भी समझाने की कोशिश करी है कि कैडबरी कमेटी कब इंट्रोड्यूस हुई और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के किस तरीके से क्या क्या एक तरीके से गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस इन डीलिंग कहा जा सकता है. अलग अलग तरीके की अप्रोच यहाँ पे बताई जा रही है, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स बताए जाएंगे जिसके बेसिस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या नहीं है ये तय करी जा सकती है. कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, बिकॉज जितना ज्यादा आपकी कंपनी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन को फॉलो करेगी उतना ज्यादा आई थिंक 100% आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा. इन्वेस्टर्स के तौर पे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे, और जैसे कि आप जानते हैं कि गुडविल जो है वो एक दिन में नहीं बनती. सो कंप्लायंस कोई एक ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो ओवरनाइट प्रोसीजर है कि आपने 4 लॉ फॉलो किए 4 साल तक तो बस आप कहें कि नहीं हमारी कंपनी फुली कंप्लायंट है. जब तक कंपनी अलाइव है, जिस दिन से कंपनी बनती है और जब तक कंपनी चलती है, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं इससे पहले जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या इससे पहले जो बाकी कंपनीज हैं सेम इंडस्ट्री की, वो उसको फॉलो करें. यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करके अच्छा एग्जाम्पल रखें, नॉट ओनली फॉर द कंपनी इंटरनली बट ऑल्सो फॉर द स्टेक होल्डर्स, जिससे कि स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स को भी लगे कि जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये एक ऐसी कंपनी है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है. इससे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, ये कंपनी अपना इंटरनल फ्रेमवर्क तैयार कर लेती है और डेफिनेटली उसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट कर देती है. इस चैप्टर में फिलहाल ये भी लिखा गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज क्या क्या है. यहाँ पे एजेंसी थ्योरी भी बताई गई. एजेंसी थ्योरी पे हम वैसे पढ़ेंगे बट एजेंसी थ्योरी और कुछ नहीं है. यहाँ पे बता दिया गया अभी 2 लोग हैं एजेंसी के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एंड एजेंट है. सो बता दिया गया जो प्रिंसिपल है दीज आर द ओनर्स और मे बी कॉल्ड एज अ पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी, और एजेंट वो लोग हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो मेक श्योर करते हैं कि कंपनी सही तरीके से काम करे. उसी तरीके से शेयर होल्डर्स थ्योरी, स्टेक होल्डर्स थ्योरी. आई सपोज वी ऑल अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स. Shareholders are those person who generally invest some amount of money in the company, but stakeholders वो सारे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है पैसा इन्वेस्ट किया हो या हो सकता है पैसा इन्वेस्ट ना किया हो. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन में आते हैं. फिर इसी तरीके से यहाँ पे और कुछ थ्योरीज दी गई हैं, और इवन थ्योरीज के साथ साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से अपना काम करती है, अलग अलग चार्ट्स के तौर पे हमने अलग अलग जगह समझाने की कोशिश करी है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है. इंडिया में तो अब आप बात करने लगे हैं लिस्टिंग अग्रीमेंट की, अब बात करने लगे हैं जो सेबी की गाइडलाइंस है उनकी, बट बहुत सारी जो कंट्रीज हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 1992 से
आज तो बहुत समय उसको बीत चुका है। 1992 से जो डेवलप कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे वर्ड्स आने स्टार्ट हो गए थे। जो भी थ्योरीज दी गई हैं, चाहे वो कैडबरी कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीनबेरी रिपोर्ट हो, चाहे हैम्पल रिपोर्ट हो, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया पे फोकस कर रही है। फॉर एग्जांपल कैडबरी कमेटी ये फोकस करती है कि जो रोल्स होंगे सीईओ के एंड चेयरमैन के, यू नो दीज आर द बिग गन्स ऑफ द कंपनी, बिग नेम्स ऑफ द कंपनी, बिग डेजिग्नेशन ऑफ द कंपनी, इनमें सेपरेशन रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा सीईओ है और वही चेयरमैन है। चेयरमैन और सीईओ में फर्क करने की बात करी गई है। इसी तरीके से जो बाकी थ्योरीज हमने नीचे मेंशन करी हैं, वो कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जहाँ पे यू टॉक अबाउट कि डायरेक्टर्स को कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, कैसे वो कंपनसेशन जज किया जाएगा, डायरेक्टर अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं, वो कैसे तय किया जाएगा। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनका क्या यहाँ पे रोल होगा, वो कैसे अपनी इंडिपेंडेंस को प्रूव करेंगे। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो अलग अलग तौर पे अलग अलग कमिटीज ने यहाँ पे रखी हैं या फिर बताई गई है। तो जैसे जैसे इस चैप्टर को आई सपोज हम लोग डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, विल गेट टू नो ऑल अबाउट दिस। बट हमेशा की तरह मैं ये करता हूँ, जो आप जानते हैं, तो आप इतनी सारी क्लासेस मेरी देख चुके हैं कि जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, जस्ट टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड, मैं एक बार स्टूडेंट को उसका गो थ्रू करवा देता हूँ उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिससे कि उनको समझ में आए कि जो हम बात करने वाले हैं वो कौन से एरिया से रिलेटेड है और उसमें क्या क्या बातें होने वाली हैं। सिमिलरली यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं, और भी कमिटीज की रिपोर्ट्स हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। बट जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि हम डिटेल में जाएंगे एक एक के, तो हमें समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी 100% एश्योर कराना चाहता हूँ कि जो भी आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में कंटेंट दिया गया है, दिस नोट्स एज वेल एज बुक, जो आप इसको कहना चाहें, कवर्स द कंटेंट 100%। तो इसमें अगर आपने ये नोट्स या बुक्स ये पढ़ ली, तो आई एम श्योर कि आपको कोई दिक्कत अलग से नहीं आने वाली है, या कोई अलग से मॉड्यूल या किसी भी और तरीके से स्कैनर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे ड्राफ्टिंग है चाहे एथिक्स अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा जैसे ही हम आगे एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम कुछ समझने लग जाएंगे कि चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, फिर डेफिनेटली हम उन चीजों को स्कैनर्स के तौर पे भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन क्लासेस से सिर्फ आपका कोई मॉड्यूल कवर नहीं हो रहा, मॉड्यूल के साथ साथ जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हैं और जो स्कैनर्स में मेंशन है, वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप खुद भी स्कैनर ले लीजिए, बिकॉज ऑफ द रीजन मैं यहाँ से स्कैनर्स के तौर पे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जब मैं करना स्टार्ट करूंगा तो आपको पैटर्न भी पता चलेगा, बट अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो सिर्फ मेनली शायद आप वो सुन पाएंगे, बट यू कैन नॉट रियली हैव द फील कि भाई किस तरीके से वहां पे क्या बात लिखी गई है। बट ठीक है, यू कैन टेक योर कॉल कि आपको स्कैनर्स लेना है कि नहीं, बट ये बुक जो है दिस इज 100% श्योर अपडेटेड एज पर द लेटेस्ट आईसीएसआई सिलेबस। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में बात करना, एंड होपफुली जितना आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है और जितनी बात आज हमने इस चैप्टर को लेके करी है, मैं उम्मीद करता हूँ वही सारी बात यहाँ पे हम डिटेल तरीके से कवर करेंगे। So the first chapter is called as the conceptual framework of corporate governance, and what it says, या जिस बारे में ये बात करता है, it says true meaning of governance is concerned with the intrinsic nature, purpose and integrity and identity of the organization. Corporate governance is essential to develop added value. ऐसा नहीं है कि देखिए एक चीज होती है ब्रांड, है ना। अब अगर ब्रांड के तौर पे बात करूं तो हम किसी ब्रांड का कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपसे लूं तो आप ये देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल टाटा है, टाटा इज ऑब्वियसली अ बिग ब्रांड। अब ऐसा नहीं है कि टाटा अगर फॉर एग्जांपल टाटा सॉल्ट बनाता है तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनी सॉल्ट नहीं बनाती और टाटा की मोनोपोली है, बट टाटा को खैर एक एडेड वैल्यू का यहाँ पे फायदा मिल जाता है, बिकॉज उसकी रेपुटेशन जो है वो इतनी ज्यादा है जो कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स की नहीं है। यही चीज गवर्नेंस के साथ भी होती है। प्रोडक्ट सब कंपनीज बना रही हैं, प्रोडक्ट सब कंपनीज बेच रही हैं, सब कंपनीज जो है वो प्राइस कुछ ना कुछ चार्ज कर रही हैं, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा, सब कंपनीज कुछ ना कुछ प्राइस चार्ज कर रही हैं। आप ज्यादा पैसे देके भी वही प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? बिकॉज ऑफ द रीजन आपको रिलायबल लगता है, वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है उस पर, और शायद ये कह दीजिए कि ये एक गुडविल का एक तरीके से नतीजा है कि वही प्रोडक्ट 10 रुपए का बिक रहा है, बट जब टाटा वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो शायद वो 15 रुपए का बेच रहा है, वी स्टिल आर हैप्पी टू पे 15 रुपीज, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे हम ये समझते हैं कि भाई हमारे हेल्थ का मैटर है और यहाँ पे शायद हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो एक तरीके से वैल्यू एडिशन हो जाता है। वैल्यू एडिशन, ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा टाटा को मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो कंपनीज है वो सॉल्ट बेच रही है, एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे रेट नहीं पता सॉल्ट का क्या है,
बट ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेना है तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि टाटा जो है 15 रुपीज का सॉल्ट बेच रहा है, बाकी कंपनीज 10 का बेच रही है। अब 5 रुपए एक्स्ट्रा हम क्यों पे कर रहे हैं? क्वांटिटी और ऑब्वियसली जो क्वांटिटी है वो एक जैसा ही है, नमक में क्या फर्क होना है आप खुद ही सोचिए। तो बट फिर भी हम 5 रुपए इसलिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं बिकॉज टाटा पे हमारा रिलायबिलिटी है, टाटा ने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। तो अगर आप ऐसी चीजें फॉलो करते हैं जो कि रूल्स के बारे में बात करती हैं, एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी दिखाती है, कंपनी का कैरेक्टर दिखाती है, कंपनी के विजन मिशन के बारे में बात करती है, जो एक उसकी वैल्यू को दूसरों से अलग कर देती है, दूसरे मतलब जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे अलग कर देती हैं, तो ये और कुछ नहीं है, ये उसकी गवर्नेंस का नतीजा है। ये उसके एक तरीके से जो इनिशिएटिव उसने लिए हैं कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपडेट रख सके, कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, और कैसे सबसे इंपॉर्टेंट कैसे वैल्यू फॉर मनी दे सके, वैल्यू फॉर मनी वो दे सके। ऑल दिस इज कवर्ड अंडर द टॉपिक ऑफ गवर्नेंस। कितनी ही सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ना जाने कितना इंट्रोडक्शन मैंने इसके बारे में बताया है, और जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में और बहुत सारी चीजें बताता जाऊंगा। मैं याद रख पाऊं या ना रख पाऊं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नोट्स में आपको अपडेटेड दूं, मॉड्यूल के जो कंटेंट है वो अच्छे तरीके से कवर कराऊं और उसको समझाऊं। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं आज तक जितने सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं मैंने फुलफिल करी है, और उम्मीद करता हूं यहाँ पे भी मैं उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करूंगा। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि भाई जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं उसको अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए ये लेक्चर्स क्या अपनी पेस के बेस पे आप देख सकते हैं, इसको और तेज कर सकते हैं, या जो आप देख रहे हैं इसको धीरे भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा, है ना, जो फीचर्स आपके पास अवेलेबल हो। तो जहां आपको लगता है कि सर ने जो बात कही है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए हैं, जो इन्होंने समझाया है, ये जितना पैराग्राफ अभी आप देखिए, ये हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, ये पूरा जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये और कुछ नहीं बात करता, जितनी मैं आपसे बात अभी 2 मिनट पहले कर चुका हूँ, ये उसी को ब्रॉड फॉर्म में लिख रहा है। तो मैंने आपको नटशेल में बता दिया, और पढ़ेंगे हम सारा, छोड़ने कुछ नहीं वाले, पढ़ेंगे हम सारा, बट कैसे फ्यू वर्ड्स में अपनी बात हम कैसे कहें, या ऐसे कह दीजिए कैसे कीवर्ड्स जो हैं वो हमें चाहिए एक सेंटेंस को एग्जैजरेट करने के लिए। क्योंकि हमारे सामने अगर कोई भी चीज आ जाती है, अगर हमें कीवर्ड्स पता है तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को अपने वर्ड्स के तौर पे ब्रॉड कर लेते हैं। होता है ना, एग्जामिनेशन के तौर पे भी आपने देखा होगा, जब फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता कोई आंसर, तो वो क्या करता है कि थोड़ा बहुत भी अगर उसको इधर उधर से दिख जाए तो वो क्या करता है, अपने आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि बीकॉम तो सभी ने किया है, और बीकॉम में जनरली, नॉट टुडे की अदरवाइज, बट बीकॉम में जनरली इन कंपैरिजन टू सीएस, वहां पे क्या ज्यादा मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर ज्यादा करती है, क्वालिटी इतनी शायद मैटर नहीं करती, शायद मैटर नहीं करती, है ना। अब होने को तो ऐसा भी है, बीकॉम में भी लोग फेल होते हैं, है ना, ये आपको पता होगा, बीकॉम में भी लोग फेल होते हैं। तो हम कह नहीं सकते कि क्या सही है क्या नहीं, बट जो बात सुनी हुई है, क्योंकि आई एम श्योर जो सीएस कर रहा है वो बीकॉम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसके लिए सीएस ही सब कुछ है। बिकॉज सीएस अगर आप कर लेते हैं, सो आई थिंक लॉ के लिए आपका रास्ता खुल जाता है, और बाकी सब चीजें भी आपके लिए आसान हो जाती हैं। So added value, like a corporate governance is essential to develop added value to the stakeholders as it ensures transparency, which ensures strong and balanced economic development. मैंने इंट्रोडक्शन बताया, उसमें भी मैंने आपसे रिस्क को लेके बार बार यही बात करी, बैलेंस अप्रोच। हर चीज जो आप लाइफ में करें उसमें बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, मतलब एक जनरल थॉट पे आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीक है हम घूमने ही नहीं जाते कहीं, पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हर समय घूमते ही रहते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए कि हर समय बस पढ़ ही रहे हैं, और ये भी होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए कि कभी भी नहीं पढ़ रहे। वी हैव टू रियली हैव अ बैलेंस अप्रोच इन आवर लाइफ, है ना। तो यही बात यहाँ पे भी करी गई है कि जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे पहले अगर किसी चीज को प्रमोट करती है, वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है। देख सकें जो लोग हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, कंपनी ने उनके पैसे इन्वेस्ट करवाने के बाद, जब आपने पैसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो कंपनी ने उनका उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया, और कंपनी ने उस पैसे का फायदा कैसे उठाया, और कंपनी कितना आगे बढ़ी। ये सारी की सारी जो डिटेल है, अगर ये सब आपके सामने अवेलेबल होती हैं, तो दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द गवर्नेंस, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. It is to be borne in mind that mere legislation does not ensure good governance. Good governance flows from ethical business practice even when there is no legislation. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे, जो ऑब्वियसली आप खुद भी समझ रहे होंगे, कि आप डायरेक्टली इस वीडियो को ना देखें, आप जरूर इंट्रोडक्शन देखें। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ नया नहीं बताया, बट बुक को पूरा जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एक चैप्टर नहीं, बट उन 4 पार्ट्स को इलैबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। कैसे वो रिलेवेंट है मैंने अभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, पर जो 2 लाइनें लिखी हैं इसके साथ उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, जो इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था
तो यहाँ पे यही लिखा है कि देखिए अगर लॉ बना देने से गवर्नेंस हो जाती तो फिर कोर्ट्स की तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होती ना। कोर्ट्स क्या करते हैं, अच्छा आप कंपनीज आके एनसीएलटी आप बनाते हैं, आप एनसीएलटी बनाते हैं, आप सेबी के साथ सैट बनाते हैं, न जाने कितने एपेलेट ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं अलग अलग चीजों के लिए। लॉ तो बना दिया ना, फिर एपेलेट ट्राइब्यूनल या ट्राइब्यूनल्स बनाने की जरूरत क्या है। और इवन ट्राइब्यूनल्स बनाए इसलिए गए हैं क्योंकि बर्डन कोर्ट पे बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए एक सेपरेट एरिया को अलग करके आपने कंपनीज का अलग मैटर कर दिया, सिक्योरिटीज का अलग कर दिया, इनकम टैक्स का अलग कर दिया। तो ये तो फिर वही बात होगी, एक तो हमने लॉ बनाया, वो फिर झगड़े भी ज्यादा हो रहे हैं। अगर लॉ बनाने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो जो हम बात हमेशा से कहते आए हैं, ड्राफ्टिंग में कितनी बार बात करते हैं कि न जाने हजारों करोड़ों केसेस पेंडिंग है, तब तो एक भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉज तो इंडिया में बहुत है, बहुत लॉज है, ये तो आप भी जानते हैं। पर जो बात यहाँ पे लिखी गई है कि सिर्फ लॉ बना देने से कुछ नहीं होता। लॉ की आप समझते हैं, फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट मतलब लिखना एक अलग बात है, मानना एक अलग बात है। आपने कह तो दिया, हमने लॉ बना दिया, आपने कह दिया हम सब मानेंगे, बट फिर वही बात है कि जब लॉ के बारे में बात आती है लोगों को लगता है कौन करे, छोड़ो, जब होगा जो होगा देखा जाएगा, उस समय की उस समय देखेंगे, पैसे देके काम चला लेंगे। तो ये तो दो अलग अलग थॉट्स होगी ना। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हम मानेंगे, एक तरफ दुनिया में आप देखिए टीवी में कितनी बार दिखाते हैं कि आप प्लेज करिए कि आप रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, आप प्लेज करिए कि आप अल्कोहल पी के ड्राइव नहीं करेंगे। रूल्स तो बना दिए, और मानने वाला फिर क्या करता है, बड़े बड़े पोस्टर्स पे हम लोग साइन करते हैं। मैराथन होती है ना दिल्ली वगैरह में, बड़े शहरों में, आपको पता होगा, लोग सुबह से उठ के वहां पे दौड़ने जाते हैं, एक दिन दौड़ते हैं और फिर प्लेज करते हैं कि मैं स्मोक नहीं करूंगा या मैं कोई अल्कोहल नहीं, बट फिर अगले दिन से। तो बेसिकली लॉ बना देने से कुछ नहीं होगा, हमारी स्पिरिट होनी चाहिए उसको फॉलो करने की। यही यहाँ पे बताया गया कि मेनली लॉ बनाने से कुछ हो जाता ना तो फिर किसी जुडिशियल अथॉरिटी की जरूरत होती ना। और उसके बाद जो लाइन लिखी है ये इंट्रोडक्शन से ही डिराइव करी गई है, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। क्या लिखा है, गुड गवर्नेंस फ्लोज फ्रॉम एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस इवन देयर इज नो लेजिस्लेशन। देयर इज नो लेजिस्लेशन। सही क्या है गलत क्या है, जितने लोग ये देख रहे हैं और हम सब लोग सब जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एक रेड लाइट में ऐसे समझाऊंगा, ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो आपको समझ में आए। कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करनी स्टार्ट करेंगे डिटेल में तो मैं उनके भी एग्जांपल्स पे आऊंगा, बट अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग की करी है हमने। आप एक बात बताइए, रात को आप निकल रहे हैं, आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, देर रात का समय है, रेड सिग्नल है अभी, है ना, तो जैसे कि आप देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स होती है, रेड सिग्नल है। अब रात को ना कोई पुलिस वाला है, कुछ नहीं है, कोई नहीं देख रहा, कोई कैमरा नहीं लगा, कोई सीसीटीवी नहीं लगा। आजकल कैमरा लगे होता है ना, क्योंकि पुलिस वाला, एक पुलिस वाला होता है, ट्रैफिक चार तरफ होता है, तो कहाँ मैनेज करे वो बेचारा। तो क्या करते हैं आजकल, सीसीटीवी लगा देते हैं। भाई अगर आपने स्पीड जो है वो जरूरत से ज्यादा यूज करी, जरूरत से ज्यादा तेज चलाया या सिग्नल ब्रेक किया, तो आपके घर पे चलान आ जाता है, आपके फोन पे मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में तो ये बहुत पहले से है, बट इंडिया में भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ रात का समय है, कोई देख नहीं रहा है हमें, रेड लाइट है, कोई पुलिस वाला नहीं है, हमने दूर से देखा रेड लाइट है, फिर देखा कोई है नहीं, तो हमने क्या किया, स्पीड और तेज करी और गाड़ी वहां से निकाल ली। अब ये जो है ये गलत है, बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि गुड गवर्नेंस वो चीज है जो हमें करनी ही करनी है, भले कोई हमें देख रहा हो या ना देख रहा हो। भाई पुलिस वाला अगर रात 12 बजे खड़ा है तो शायद हम गाड़ी, शायद, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कह सकते, शायद गाड़ी रोकें, बट वो नहीं खड़ा क्या तब भी हम रोकते हैं, ये हमारी गवर्नेंस को दिखाता है। अगर सेबी हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आरओसी हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, या एनसीएलटी की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्टर कंप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनल मैकेनिज्म को वीक छोड़ देंगे, जब होगा देखा जाएगा। वी रियली हैव टू कीप इट अपडेटेड, और तभी गवर्नेंस का जो ट्रू मीनिंग है वो सामने आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रूल रेगुलेशन है या नहीं, क्योंकि जिसने फॉलो करना है उसने रेगुलेशन के बिना भी कर लेना है, और जिसने नहीं फॉलो करना, आप कितने भी रूल रेगुलेशन लेके आइए, वो फॉलो नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट गवर्नेंस, दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट, ऊपर हमने सिर्फ बात करी कि भाई गवर्नेंस का मतलब क्या है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जब कॉर्पोरेट की गवर्नेंस, तो हमने गवर्नेंस को समझा कि भाई रूल्स रेगुलेशन होना ना होना। अब हम बात कर रहे हैं कि कंपनी के तौर पे गवर्नेंस की क्या इंप्लीकेशन है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो चीज है इसका क्या मतलब है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. It is a system by which companies are directed and controlled. Good corporate governance is about intellectual honesty and just sticking to the rules and regulation. Capital flow towards company that practice this type of the good governance. तो इस पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई कि कॉर्पोरेट जो ऊपर की बात थी कि गवर्नेंस और कुछ नहीं है, किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना,
ज्यादा कंट्रोल में कंपनी को रखना, एक तरीके से उसको ऑनेस्टी के रास्ते पे लेके जाना, ज्यादा से ज्यादा अब ऐसे कह सकते हैं डिस्क्लोजर्स करना, ये सारे के सारे कुछ निशानियां हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ सिंबल हैं कि आपकी जो कंपनी है वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बिलीव करती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द अबव लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो इंश्योर सक्सेस एंड ग्रोथ बिकॉज ऑफ द रीजन। क्यों नहीं होगा? देखिए सक्सेस एंड ग्रोथ क्यों नहीं होगी? ये सक्सेस एंड ग्रोथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में भी आप देखिए, आप जानते हैं कि एकदम कोई चीज होती नहीं। सुना आपने एक कहावत होती है कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। एकदम कुछ नहीं होता। एकदम आप सोचेंगे ठीक है मैंने आज से स्टार्ट किया है, कल सब कुछ हो जाएगा या कुछ दिनों में, कुछ सालों में हो जाएगा। इट विल हो जाएगा अगर आप अपने रास्ते पे निकले हैं कि मुझे 9 पेपर्स देने हैं, बट सिर्फ माइंड में बिठा लेने से नहीं होगा ना, उसके लिए मेहनत स्टेप्स आगे लेने होंगे, मॉड्यूल खोलना होगा, पढ़ना स्टार्ट करना होगा, समझना स्टार्ट करना होगा। तो सक्सेस एंड ग्रोथ डेफिनेटली आएगी, बट इसके अंदर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एकदम से क्या है कि आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि क्या है कि फ्रॉडुलेंट कंपनीज जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जेन्युइन कंपनीज। तो हर इंसान क्या है, जैसे कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे हर कंपनी भी एक जैसी नहीं होती। बट ये हम कैसे मान लें, इन्वेस्टर कहाँ से मान लें? क्योंकि देखिए जो स्टॉक मार्केट में जनरली इन्वेस्ट कर रहा है, मैं अपने जैसे आप जैसे लोगों की बात करूं जो हार्ड वर्किंग है, बेसिकली बहुत मुश्किल से कमाते हैं और फिर जाके इन्वेस्ट करते हैं, वो तो डेफिनेटली 4 चीजें देखेगा फिर जाके इन्वेस्ट करेगा कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो ये कॉन्फिडेंस जनरेट होने के लिए कुछ समय लगेगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो वो खुद भी इन्वेस्ट करेगा और दूसरों को भी एनकरेज करेगा कि तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो इट इज द वे हाउ इट वर्क्स। ये और कॉन्फिडेंस जनरेट कैसे होगा? अगर कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, उसको पता चलता है 2 या 4 दिन पहले, या इन्वेस्ट करने के बाद पता चलता है कि भाई ये कंपनी के अंदर ये घोटाला हो गया, तो कॉन्फिडेंस तो फिर कहां से आएगा? फिर तो कॉन्फिडेंस कम होगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जितने भी सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगते हैं या बड़ी बड़ी मैगजीन्स छापती हैं कंपनीज के बारे में न्यूज, उसमें आपकी जो कंपनी है, अब हम ये नहीं कह सकते कि जो मैगजीन कह रही है, जो टीवी में दिखा रहे हैं वो पार्शियल नहीं होगा, बट हम मान के चलें, क्योंकि कहीं तो हमें विश्वास करना होगा, या तो हम खुद जानते हो सब कुछ, नहीं तो किसी पे तो विश्वास करना ही होगा। तो अगर वो इस कंपनी के बारे में दिखा रहे हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 साल में रेगुलर डिविडेंड दिया है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टर ग्रीवियंस बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत कम है, ये तो नहीं कह सकते नहीं है, क्योंकि जहां लोग हैं वहां कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो होंगे ही होंगे, है ना, तो थोड़ा बहुत तो चलता ही, तो वो कम से कम है। तो ये सारा का सारा क्या है, आपका कॉन्फिडेंस एनकरेज करेगा, बट ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। और जितना ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर होंगे उतना ज्यादा वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे एक कैडबरी कमेटी के तौर पे कुछ बातें भी लिखी हुई हैं, जो इंट्रोडक्शन के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो कैडबरी कमेटी है उसी के तौर पे बताया गया कि कैडबरी कमेटी वाज सेट अप इन मई 1991, और जो कैडबरी कमेटी है वो एक तरीके से लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड है उस पे रिकमेंडेशन दे रही थी कि किस तरीके से जो कंपनी लंदन की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए, किस तरीके से गवर्न करना चाहिए। इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट थी 1991 में बनी थी, बट 1992 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी थी। जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है, स्पेलिंग सही से समझ लीजिएगा क्योंकि कैडबरी कमेटी के बारे में काफी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो नाम है कैडबरी, तो आप जानते हैं चॉकलेट में कैडबरी तो सभी ने खाई होगी, तो उसी के आगे जो फर्स्ट, तो कैडबरी इज द लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इज एड्राइन, एड्राइन कैडबरी, चेयरमैन ऑफ द कैडबरी कमेटी। The report set out the recommendation on the arrangement of the company board and accounting system to mitigate corporate governance of the risk and failures। तो किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करा जाए, कैसे जो रिस्क हैं, जो फेलियर्स हैं, अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए लिखा है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है स्प्रेड करना, डाइवर्सिफाई करना। क्योंकि जब मैंने इस चैप्टर का, या वैसे कह दूं मैं कि इस पूरी बुक का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इससे पहले, तो मैंने आपको यही बात कही थी जो यहाँ पे लिखी है, भले वर्ड में दूसरा यूज किया था, वी कॉल इट एज डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट ट्राई एंड मिटिगेट द रिस्क, यू कैन ट्राई एंड स्प्रेड द रिस्क, बट आप सोचेंगे रिस्क को हम जीरो कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कैडबरी कमेटी ने यही बात करी कि किस तरीके से जो कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेट करती हैं उनको और ज्यादा रिलायबल बनाया जा सके, कैसे उनको और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, कैसे उनके अंदर जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं उन पे नजर रखी जा सके कि वो किसी तरह से कोई स्कैम ना करें, कोई फ्रॉडलेंट डीलिंग ना करें। इसी को कैडबरी कमेटी जो है वो सपोर्ट करता है। इवन आईसीएसआई जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी अपनी तरफ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात यहाँ पे करी है। अच्छा, अब जैसे मैंने ये सब मैं बात आपसे कर रहा हूँ, कैडबरी कमेटी की मैंने आपको बात समझाई और यहाँ पे कुछ चीजें जनरल तौर पे डिस्कशन भी किया।
उससे पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि अगर वेयर एवर पॉसिबल एंड वेयर एवर यू कैन नोट्स बनाते रहिए। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ठीक है सर, आपकी बात हमने सुन ली, हमें समझ आ रहा है, नोट्स कैसे बनाए, मतलब क्या लिखें हम नोट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखें। तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कैडबरी कमेटी है फॉर एग्जांपल, टॉपिक है कैडबरी कमेटी। अब ये ऊपर नीचे आए बाएं जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है, तो कैडबरी कमेटी के बारे में आपको वैसे याद रहेगा, बट क्योंकि हमें एग्जाम से ठीक एक रात पहले या ऑब्वियसली जिस दिन एग्जाम है उससे ठीक कुछ समय पहले रिवीजन करना पड़ेगा, है ना, तभी तो याद रहेगा, तभी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। और जब एक बार आप ये क्लास देख लेंगे उसके बाद भी हो सकता है आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं, और जो भी आपका टाइम टेबल उसके बेसिस पे आपने सोचा कि भाई एथिक्स एक बार फिर से देख लेता हूँ, क्योंकि एथिक्स और ड्राफ्टिंग मुझे अच्छे तरीके से पास करना है और टैक्सेशन जो है वो भी अच्छे तरीके से पास करना है और सारे पेपर्स देने हैं, जिसकी जो भी स्ट्रैटेजी है। तो नोट्स कैसे बनाने, अब नोट्स कैसे बनाने, जैसे कि आप कैडबरी कमेटी हम इस तरीके, क्योंकि सीसी का मतलब कैडबरी कमेटी हो गया, इस पेज पे हम लिख रहे हैं तो इस पेज पे और कुछ नहीं हो सकता, और मतलब या फिर आप कैडबरी कमेटी पूरा भी लिख सकते हैं, 1991 लिख सकते हैं, ईयर 1992 लिख सकते हैं। 1991 में क्या हुआ, कमेटी का सेटअप हुआ, तो सेटअप ये शॉर्ट नोट्स हैं, और फिर इसने रिपोर्ट कब सबमिट करी, 1992 में। मेन एरिया क्या था, देखिए ये मेरे वर्ड्स हैं, आपके पास कोई बेटर सजेशन है वो आप फॉलो करिए। एरिया क्या है, ट्रांसपेरेंसी करना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, ट्रांसपेरेंसी करना है किस चीज में, अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उस चीज के अंदर, किस तरीके से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करेंगे उस चीज के अंदर, इन सब चीजों के बारे में कैडबरी कमेटी जो है वो बात करती थी। कौन से जुरिस्डिक्शन में होता था ये, तो हमने कह दिया लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे 4-5 चीज पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली रिकलेक्ट कर लेंगे कि 1991 में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, रिपोर्ट से क्या मतलब है, किसको रिपोर्ट एप्लीकेबल कराई गई, और कौन से एरिया में कमेटी काम करती थी, कौन इसका चेयरमैन था। इस तरीके से अगर आप कुछ लिखेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल्दो जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये केस टू केस वेरी करेगा, नो डाउट ऑन दैट, बट फिर भी अगर इस तरीके से नोट्स बनाते जाएंगे, बिकॉज क्या है, जो मॉड्यूल अभी आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, इसको हमने मोर देन रिक्वायर्ड इजी बनाने की कोशिश की। व्हेन आई से मोर देन रिक्वायर्ड, इट डज नॉट मींस कि उड़ा दिया ऊपर ऊपर का कंटेंट, और डिटेल में डिटेल है, जहां जहां डिटेल की रिक्वायरमेंट है वहां पे डिटेल मेंशन करी गई है, पर उसको और इजी तरीके से कैसे बताया जा सकता है, कैसे और एक्सप्लेन किया जा सकता है इजी तरीके से, ये मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा, मेरी बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ रही होंगी, और ये मैकेनिज्म जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। मूविंग अहेड, सो जैसे कि मैं कह रहा था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन दी है। अच्छा, इससे पहले मैं इस पे आऊं, अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, हम अपने आप पढ़ लेंगे, तो मैं कहता हूँ ठीक है, जैसे भी ड्राफ्टिंग की मैंने बुक बनाई है तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें नोट्स चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी इजी लिखा, हम कर लेंगे। बट ड्राफ्टिंग क्या है कि नोट्स पढ़ने के किसी के भी पढ़ लो, एक्स के पढ़ लो, वाई के पढ़ लो, या जेड के पढ़ लो, या मॉड्यूल भी पढ़ लो, पढ़ने से कभी नहीं आएगी ड्राफ्टिंग, पढ़ के सुनना, लिखना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला टॉपिक क्या है, जो एथिक्स के हम पूरा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, ये नोट्स जितने इजी होंगे वो आपको समझने में हेल्प करेगा, पर उसकी कैसे शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है, कैसे कितना लिखना है किस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे, ये तो आपको सुनने पे ही समझ में आएगा। और जब तक इंटरप्रिटेशन ना मिल जाए, क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूँ कुछ बुक्स ऐसी मार्केट्स में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक, सो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, पर डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ऐसे भी हैं, कुछ फैकल्टीज ऐसी भी हैं विदाउट सेइंग एनीबॉडीज नेम, जो कि पूरा एक तरीके से बेराट कॉपी कर देते हैं। तो आई थिंक दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इस बुक के अंदर वैसा कुछ नहीं है। वी हैव ट्राइड एंड गिवन द बेस्ट इंटरप्रिटेशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर ये आज बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बुक बनाई है, जब आप पढ़ेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि सर मॉड्यूल वाला ही कंटेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं, और होगा भी क्यों नहीं, बिकॉज कंटेंट तो हमें सिलेबस तो आईसीएसआई के बेसिस पे ही चलना है ना, बट उसको कैसे इजी बनाया जा सकता है, कैसे रिलेवेंस एंड नॉन रिलेवेंस के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वो एकदम सही है। ये आप खुद भी कहेंगे जब आप पेपर देके निकलेंगे एग्जामिनेशन से बाहर। मैं यहाँ पे आपका टारगेट जो है ड्राफ्टिंग के अंदर और इसके अंदर मैं आज ही बता दूं, ये मेरा मानना है और आई एम श्योर आपका भी होगा कुछ समय के बाद जब आप देखेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका मेरे पे, तो अब मैं कम से कम बता रहा हूँ बिकॉज हायर आई डोंट नो, बट कम से कम जो मेरा यहाँ पे टारगेट है एथिक्स को लेके आपके लिए वो 60 मार्क्स से कम का नहीं है, 60 से 65 तो मैं रेंज मिनिमम मान के चल रहा हूँ। क्यों नहीं आएंगे भाई, आएंगे, हम सारा इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, पर एक एक चीज को इतने अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 65 से कम की पॉसिबिलिटी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एंड सेम गोज विद ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में तो इवन मैं इससे ज्यादा कहूंगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग में जितना आपने अच्छे तरीके से समझ लिया यहाँ पे, ये आपको अपने फ्यूचर वाली जो आने वाला आपका करियर पाथ है वहां पे आपको हेल्प करने वाला है।
तो उसको तो और अच्छी तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईसीएसआई के बेसिस पे लिखा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। याद है बात करी थी लेटर और स्पिरिट की इंट्रोडक्शन में, and adherence to the ethical standard for effective management and distribution of the wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders. So ICSI ने एक जो डेफिनेशन दी, आई थिंक सारी बातें उन्होंने rather than bits and pieces में कवर करते हैं अलग अलग लोग, एक ही साथ कवर कर दी। कह दिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कुछ नहीं है बट बेस्ट जो मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस हैं, फिर चाहे वो ऑडिट कमेटी का सेटअप करना हो, चाहे फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात हो, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात हो, और लॉ को फॉलो करना। और लॉ को फॉलो करना मतलब ये नहीं कि बस हम कर रहे हैं लॉ फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नहीं। लॉ को फॉलो कहने का मतलब है कि आप कह रहे हैं और वही चीज आप कर भी रहे हैं, स्पिरिट, नॉट ओनली इन लेटर्स। ये नहीं कि बस हम कहते जा रहे हैं, लिख रहे हैं कि वी आर अ लॉ अबाइडिंग कंपनी, ऐसा नहीं। जो आप कह रहे हैं उसको आप एक्चुअली लिख भी रहे हैं, और इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कोई भी स्टेक होल्डर जो है, कोई भी शेयर होल्डर जो है, कोई भी इन्वेस्टर जो है जिसने आप पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, उसको कभी ये ना लगे कि उसने कोई गलत डिसीजन लिया है। तो एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बैलेंस अप्रोच की बात करते हैं, जो आप बहुत बार कहते हैं ना CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सबको साथ में लेके चलते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बैलेंस अप्रोच है यहाँ पे, जो ये कहते हैं कि भाई कैसे एक कंपनी बेस्ट मैनेजमेंट को फुलफिल करे, और सिर्फ कहे ही नहीं, उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली करके भी दिखाए, और किस तरीके से मेक श्योर करे कि पावर्स कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे बट सबके हाथ में इक्वली पावर्स रहे। इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में शायद बात करते हैं, भले यहाँ पे नहीं लिखा, दैट इज कॉल्ड एज विसिल ब्लोअर पॉलिसी। अब विसिल ब्लोअर के बारे में शायद आप जानते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में लोग हैं वो डायरेक्टली रादर देन मिडिल पे आए और फिर मिडिल के साथ वो ऊपर अपर लेवल पे उनकी बात पहुंचाई जाए, जो लोअर वाला है वो डायरेक्टली अपर लेवल तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एरिया के अंदर फॉल करती हैं, जिससे कि सारे स्टेक होल्डर्स का फायदा होता है। यहाँ पे कुछ पिलर्स के तौर पे बताया भी गया है कि भाई गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन सब चीजों पे है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस इन डीलिंग्स है। ऑनेस्टी कह दीजिए, फेयरनेस इन डीलिंग्स कह दीजिए, एक तरीके से आप रिलायबिलिटी कह दीजिए, एक ही बात है, सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। Why do we need corporate governance? Like as mentioned above, corporate governance is required to enhance reputation, brands of company. However, apart from that, it is required for long-term survival. Long-term survival. आप आज कुछ अच्छा काम करते हैं ना, आज अभी आप कुछ अच्छा काम करिए तो उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, बट वही चीज आप बार बार करते रहेंगे तो फिर आपकी रिकॉग्नाइजेशन है। सुना आपने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही वाली बात है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। आज आप कोई चीज अच्छी करते हैं तो ठीक है, मतलब लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, बट बार बार अच्छी चीज करेंगे तो लोगों का एक माइंडसेट बन जाएगा कि इस इंसान से तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, क्वालिटी से नीचे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। बट इसको बनने में समय लगेगा। आप ये सोचें कि मैंने एक बार अच्छा काम कर दिया तो नेक्स्ट टाइम सब मुझे उसी नजरिए से देखें कि भाई ये अच्छा ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। नाउ इट विल टेक सम टाइम का मतलब कुछ महीने, कुछ साल, और काफी ज्यादा साल, डिपेंड करेगा आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लग सकता है। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कभी भी एक दिन में नहीं होती है, इसके लिए काफी ज्यादा समय लगता है। पर एक बार अगर हो जाती है तो फिर जो लोगों के माइंड में आपकी कंपनी की इमेज है, रेपुटेशन है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हमेशा और हमेशा जब कहीं इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, जब किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी के बारे में जरूर सोचते हैं। इसी तौर पे फर्दर कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कुछ बातें करी गई हैं। ये आखिरी पार्ट होगा जो अभी हम देख रहे हैं, नीड्स टू बी हाईलाइटेड एज पर बिलो, कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें क्यों चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जिसके बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद विल जस्ट रैप इट अप द वीडियो एंड देयरआफ्टर विल स्टार्ट अ पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर हम और डिटेल में बात करेंगे। तो हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों चाहिए? सबसे पहला इन्वेस्टर ट्रस्ट। अब देखिए, जितनी बात मैं अभी तक आपसे कर चुका हूं, मैं उसको दोबारा बोलूं या इन्वेस्टर ट्रस्ट कह दूं, एक ही बात है, क्योंकि मैंने यही तो बार बार कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सके। कंपनी चलेगी कैसे? देखिए, जब रिसोर्सेज की बात आती है, आप कह देते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इन द एंड ऑफ द डे कैपिटल की अगर बात करी जाए, बहुत लिमिटेड कैपिटल ही होगा जो कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के डायरेक्टर अपने पास से ला सकते हैं। ये चलिए बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। कंपनी जब लिस्ट होगी तो पैसे तो उसको मार्केट से ही लेना पड़ेगा। और आप ये भी जानते हैं कि ऐसी भी कितनी कंपनीज होती हैं। अच्छा सुना है आपने, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, बहुत बार अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। ऐसा क्यों है? शेयर्स तो डेफिनेटली कंपनी दे ही रही है आपको, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं और कंपनी दोनों ही
चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन वाली चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन वाली, दोनों ही आपको डिविडेंड देने का वादा कर ही रही है, कुछ ना कुछ रिटर्न देने का वादा कर ही रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक कंपनी 100 शेयर्स लेके आई है और खरीदने वाले 110 होते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसा होता है कि कंपनी 100 शेयर लेके आई है और खरीदने वाले 50 भी नहीं होते, और कंपनी का आईपीओ जो होता है फेल हो जाता है जब तक अंडरराइटर्स उसको सपोर्ट ना करें। तो क्यों है ऐसा? ये इसीलिए तो है क्योंकि इन्वेस्टर ट्रस्ट, आप एकदम से आ जाएंगे पैसे लेने और रिकॉर्ड आपका एकदम खराब होगा, तो कौन देगा पैसे? आपने पहले उनका ट्रस्ट जीता, उसके बाद उनसे कोई डिमांड करी, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि वो बात आपकी मान जाए और एक्सेप्टेंस हो जाए, आपका इशू जो है वो एक तरीके से सक्सेस हो जाए मार्केट के अंदर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें इसीलिए करनी है कि भाई जब हम कभी मार्केट में पैसे लेने की सोचें, मतलब जब हम लोगों से कुछ ना कुछ एक तरीके से शेयर्स देके, डिबेंचर्स देके, मतलब इन द सेंस सिक्योरिटीज इशू करें, तो इन्वेस्टर हम पे भरोसा दिखाए, और वो भरोसा तभी दिखाएगा जब आपने भरोसे दिखाने वाला कोई काम करा होगा। हर दिन आपकी कंपनी की न्यूज आती है किसी टीवी चैनल पे या किसी इंटरनेट की वेबसाइट पे, कंपनी का डायरेक्टर स्कैम में पकड़ा गया, ये कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ी गई, ये कंपनी को सेबी से इतने की पेनल्टी लगी, ये कंपनी को आरओसी से नोटिस। तो कौन होगा जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? ऑन द कॉन्ट्ररी हर दिन ऐसा आए या कभी कभार ऐसा आए कि सेबी ने इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस कंपनी को अवार्ड दिया है, इस कंपनी की कोई न्यूज़पेपर में छपे या कहीं मैगजीन में आए, इस कंपनी की कोई नॉन कंप्लायंसेस नहीं है, तो दो अलग अलग बात हो जाएगी ना। ये जो आप कह रहे हैं कि नॉन कंप्लायंस नहीं है, आपको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड मिला है, ये एक तरीके से एक बैकग्राउंड आप सेट कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेके आप जब कंपनी के शेयर्स बेचने जाएंगे तो डिसाइड होगा कि वो ओवर सब्सक्राइब होना है या अंडर सब्सक्राइब होना है। तो कॉन्फिडेंस जीतना इन्वेस्टर का बहुत जरूरी है। देखा, इन्वेस्टर हु प्रोवाइड विद हाई लेवल ऑफ डिस्क्लोजर्स, transparency such as relating to data matters on pay governance, pay components, performance goal, rational to pay decision। rational to pay decision मतलब इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए किसी एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव मतलब किसी कंपनी के डायरेक्टर को लाखों में सैलरी मिल रही है, करोड़ों में, जैसे कि आप जानते भी हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, लाख तो सैलरी है बड़ी, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा सबकी होती है, बट काइंड ऑफ अ कॉमन है, इवन आपकी भी होगी जब आप कंपनी सेक्रेटरी इतने एक्सपीरियंस के साथ। मैं अपना कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा बिकॉज दिस मे नॉट बी द राइट प्लेटफॉर्म, बट आई कैन मेक यू श्योर, इतनी बात मैं जरूर आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप समझ के पढ़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं, सो दिस इज फॉर श्योर कि आई थिंक ज्यादा नहीं, मैं ऐसे भी रेंज लेके चलूं कि जो ठीक ठाक सी लगे, तो 5 साल के अंदर आप मान के चलिए कि यू विल हैव 6 डिजिट्स सैलरी पर मंथ। ठीक है, समझ गया ना? 6 डिजिट का मतलब क्या हो गया? ठीक है, पर मंथ, पर मतलब ये मत सोचना नहीं सर ये तो हम मेरे फ्रेंड्स को कहते हैं कि नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अब मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप नहीं दिखा सकता, बट अगर मैं इतना आपसे कह रहा हूँ तो मैं कुछ सोच के ही आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना कोई पब्लिसिटी करने का शौक नहीं है, बट मैं सिर्फ बताना आपको चाहता हूँ कि इन द एंड ऑफ द डे ये अगर आप किसी को दे रहे हैं, सो इट हैज टू बी सम जजमेंट एज टू व्हाई यू आर पेइंग समबडी 1 लाख एंड व्हाई यू आर पेइंग ओनली 50,000, जबकि दोनों कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो क्वालिफिकेशन वही है, तो किसी को इतना ज्यादा किसी को इतना कम क्यों भाई? तो इसके बीच में अगर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, सारी की सारी वो चीजें हैं जो इन्वेस्टर को एनकरेज करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर समझेगा कि ये जो कंपनीज है हर एम्प्लॉय को एक तरीके से स्किल्स के बेसिस पे देख रही है, ना कि किसी और बेसिस पे। जिसकी स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं उसको ज्यादा कंपनसेशन, जिसकी स्किल्स कम अच्छी हैं उसको कम कंपनसेशन। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल लिखा है। सो एप्पल के बारे में हम सभी जानते हैं, फोन वगैरह आप यूज करते हैं, मैकबुक वगैरह यूज करते हैं, सब जानते हैं। तो एप्पल इज वन ऑफ द कंपनी। एप्पल के देखिए कितने ड्रॉबैक्स हैं कि भाई ये जो ऐप है वो नहीं चलेगा उस पे, उसके लिए, बट फिर भी लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? विंडोज उससे कितना सस्ता है, कोई कंपैरिजन नहीं। अभी मैंने ये कुछ देर पहले मैं बात भी कर रहा था अपने एक फ्रेंड से, कंपनी के अंदर देयर इज एप्पल का लैपटॉप 2018 वर्जन, 2017 इज फॉर अबाउट 65 से 70 शायद, जबकि 2018 इज लाइक 110,000 सॉरी। तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कौन सा बेटर, ही सेड कि एप्पल इज एप्पल, देयर इज नो कंपैरिजन टू इट। तो अब लोग जो है वो इतना पैसा दे रहे हैं और एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसमें वो जानते हैं कि उन्हें आगे अगर कुछ करना होगा तो पक्का नहीं सारे ऐप चलेंगे, नहीं चलेंगे, बट फिर भी दे आर इन्वेस्टिंग बिकॉज इट इज इन द एंड ऑफ द डे इट इज अ ब्रांड, इट हैज गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये अगर ऐसी चीजें आपके साथ भी हैं तो दिस इज ऑल गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एग्जाम्पल के एरिया के अंदर फॉल करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? International flows of capital enable companies to access finance from much larger pool of investors. In order to reap the full benefits of global capital market and attract long-term capital, corporate governance arrangement must be creditable, well understood across borders, and should adhere to internationally accepted principles. Second point में यही लिखा है जो मैं बात आपसे कुछ देर पहले भी कर रहा था कि आप ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई हमें कंपनी के पैसे की जरूरत है कंपनी के अंदर,
तो हम शेयर इशू करेंगे इंडिया में NSE BSE व्हाटएवर, वहां पे शेयर लिस्ट करा लेंगे, या कह दीजिए सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स वगैरह भी इशू करेंगे। बट एक समय ऐसा आएगा जब आपने एग्जॉस्ट कर दिया, एग्जॉस्ट मतलब बैंक से आपने पैसा ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, प्रमोटर से पैसा ले लिया, शेयर होल्डर से ले लिया, डिबेंचर होल्डर से ले लिया, सब चीजें एग्जॉस्ट कर चुके हैं, इंडिया में आपको स्कोप नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको बाहर जाना है, ग्लोबलाइजेशन। अब बाहर की कंट्रीज में कोई तो जानता नहीं होगा आपको, तो पैसे कैसे देगा? तभी देगा पैसे जब उसने उसके आपकी कंपनी के बारे में कुछ अच्छा सुना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया से आपको पैसा, हम पढ़ेंगे नीचे, जैसे कि इंडिया में वी हैव इस तरीके से वी हैव स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE, वहां पे ASX है, व्हिच इज ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। तो वहां पे अगर लिस्ट कराना है तो वहां पे लिस्ट कराएंगे, और ऑस्ट्रेलियन आपकी कंपनी के शेयर तभी तो खरीदेंगे जब उन्होंने अच्छा कुछ सुना होगा आपके बारे में। अगर ऐसा कुछ है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ग्लोबलाइज भी जा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक की हेडिंग क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों करनी है, तो हम कह रहे हैं इसीलिए करनी है, स्पेशली सेकंड पॉइंट की पर्सपेक्टिव है कि कल अगर हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल फाइनेंस की तो भी हमें मिल सके, ना कि हम अपनी रेपुटेशन सिर्फ इतनी ही ना रखें कि सिर्फ इंडिया में ही पैसा मिल रहा है, बाहर कोई हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी रेपुटेशन रखें विद इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बस आपको पैसे मांगने की दे रहे हैं, आपको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मांगने की दे रहे हैं, लोग खड़े इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो जानते हैं कि जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा खराब नहीं जाएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट सेज रिड्यूस करप्शन। ऑब्वियसली अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो हो रही है, बिकॉज देखिए करप्शन एंड गवर्नेंस साथ साथ नहीं चल सकते, प्रोवाइडेड जब आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो लेटर इन स्पिरिट की बात कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें एक साथ चलती हैं तो देयर इज नो स्पेस फॉर करप्शन एट ऑल। करप्शन तो तब है जब गवर्नेंस नहीं है, और जहां गवर्नेंस है वहां करप्शन हो नहीं सकता। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस enable a corporation to compete more effectively and prevent fraud, malpractices within the organization. Easy finance ये मैं समझा ही चुका हूँ। Evidence indicate that well-governed companies receive a higher market valuation. The creditworthiness of the company can be trusted on the basis of the governance practice in the company. खत्म करने से पहले ये बात यहाँ पे याद दिला दूं, याद है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, बहुत बार आप सुनते हैं, अलग अलग होती हैं, फिच है, क्रिसिल है ना, अलग अलग तरीके की रेटिंग एजेंसीज होती हैं। हमने पढ़ा भी होगा शायद एग्जीक्यूटिव में, या सुना होगा A+++, 2 है, फिर एक सिंगल प्लस है, फिर माइनस है, फिर B है, फिर C है। तो अलग अलग तरीके की रेटिंग्स हैं, और अलग अलग रेटिंग्स के अलग अलग मतलब हैं हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए। तो ये जो आपकी कंपनी काम कर रही है गवर्नेंस के लिए एरिया में अच्छा काम कर रही है, इससे आई थिंक सबसे बड़ी जो पहचान है कि आपकी कंपनी की जो वर्थ है वो बढ़ जाएगी, not only for the company only but for the general stakeholders, because कंपनी अच्छा काम कर रही है, कभी उसका नाम कहीं डिफॉल्ट में नहीं आया, कभी किसी तरीके से उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा, तो और क्या चाहिए फिर। यही तो कोई एक इन्वेस्टर देखता है। आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी तो यही देखेंगे कि भाई इसका रिकॉर्ड प्रूवन हो, ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो साफ हो, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। तो आई थिंक ये सारे के सारे मेजर्स हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनहांस करते हैं, एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि इनको बढ़ाया जाए। So with this we come to the end of the first part, और आप ऐसे कह दीजिए chapter 1 first part, and thereafter with this part we close this particular thing, and in the next video we'll begin with the part number 2। उम्मीद करता हूँ ये बात जो मैंने आज आपको बताई है, I hope also कि आपने इंट्रोडक्शन देखा है और ये पार्ट देखा है तो आपको सारी बात समझ में आई होगी, and you are really feeling the essence of this particular subject। और हमेशा की तरह अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज let me know, I'll be more than happy to help you out with that। Till then, take care of yourself and I shall see you very soon. Thank you so much.